गोत्र में शादी जब भी किसी की होती है, गोत्र यानी क्या है? किसी लोगों का गोत्र एक है, मतलब उनके पूर्वज एक है। पूर्वज एक है मतलब उनके जीन्स या गुणसूत्र जिसे बोला जा सकता है, वो एक होते हैं। और एक गोत्र के अगर स्त्री पुरुष आपस में शादी कर रहे हैं, तो एक तुलना में वो किसी ना किसी रिश्ते में आपस में बंधे हुए, बिकॉज उनके पूर्वज एक थे। और ऐसे लोगों में जीन्स या गुणसूत्र एक होने के कारण। वेलकम टू कनेक्टिंग ग्लोबल विजन, साक्षी जी। तो आज हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं योगा टीचर हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, जिसमें मेल और फीमेल के लिए एज ग्रुप जो अपना है 12 to 60 ईयर्स। दीज आर ओपन फॉर ऑल। ओके ओके। तो हम एटलीस्ट हमको ये समझ में आ रहा है आपके रूट्स जो है वो योगा से है, कल्चर से है। हम हमेशा सुनते हैं ये साक्षी जी कि बोला जाता है कि एक गोत्र में कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उसका क्या रीजन हो सकता है? एक गोत्र में शादी जब भी किसी की होती है, गोत्र यानी क्या है? किसी लोगों का गोत्र एक है, मतलब उनके पूर्वज एक है। पूर्वज एक है मतलब उनके जीन्स या गुणसूत्र जिसे बोला जा सकता है, वो एक होते हैं। और एक गोत्र के अगर स्त्री पुरुष आपस में शादी कर रहे हैं, तो एक तुलना में वो किसी ना किसी रिश्ते में आपस में बंधे हुए, बिकॉज उनके पूर्वज एक थे। और ऐसे लोगों में जीन्स या गुणसूत्र एक होने के कारण उनके होने वाले संतान, ऐसे जोड़े में ऐसे स्त्री पुरुष अगर विवाह बंधन में बन जाते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को जेनेटिक डिसऑर्डर का धोखा हमेशा रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते जितने भी रोग हैं उनके वो शिकार हो सकते हैं। दूसरा एक इसका एंगल ये है कि ऐसे संतानों में जन्मजात मानसिक और शारीरिक बीमारियां काफी तौर पे पाई जाती है। कभी कभी ऐसे जोड़े में फर्टिलिटीज इशू बहुत कॉमनली एड्रेस किया जाता है। फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव एक 10-12 साल के बाद भी। तो इसीलिए यही मान्यता है कि एक गोत्र में शादी ना करे, और उसको रिवाज दिया गया है कि आप लोग तो भाई बहन हो। तो भाई बहन का वास्ता देके ये मान्यता आगे बढ़ी है, जबकि साइंटिफिक रीजन उनके वो संतानों को एक स्वस्थ आगे वंश नहीं बढ़ता है, इसके वजह से ये लॉजिक दिया गया है। पर इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में कजिन्स में शादी होती है, या फिर ऐसे बहुत सारे कल्चर में भी है। तो फिर उनके में भी क्या ये प्रॉब्लम होता होगा? ये प्रॉब्लम देखिए, ये वैज्ञानिक रीजन तो यही है उसका। एक गोत्र में ना होने का वैज्ञानिक रीजन ये है कि जीन्स एक होने के कारण एक डेवलपमेंट चाइल्ड की होती है, वो भी धीरे होने की चांसेस है। प्लस मानसिक या शारीरिक बीमारियों से जन्मजात अगर कोई अपंगत्व, व्यंगत्व जैसी चीजें अगर जन्म के साथ जुड़ जाती है, या मानसिक विकास ही अगर उस बच्चे का नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट में स्लो होगी डेवलपमेंट, राइट। एक हेल्दी चाइल्ड की बर्थ के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं ऐसी शादियों में। ओके ओके, एटलीस्ट ये पता चला कि एक गोत्र में अगर हम शादी करते हैं तो चांस ऑफ हेल्दी चाइल्ड होने के थोड़े कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं, बिल्कुल। दूसरा चीज जो है, जो कि बहुत कॉमन है और हमेशा अब तो पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, कि जो हम अपने भारतीय संस्कृति में करते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते, वो क्या उसके पीछे भी कोई रीजन होता है क्या? बिल्कुल। नमस्ते ये जो शब्द है, नमस्ते ये जो वर्ड है, वो बेसिक आया है नमः से। नमः ये संस्कृत वर्ड है। एक आध्यात्मिक इसका रीजन ये दिया है, एक लॉजिकल आध्यात्मिक रीजनिंग है। नमः ये वर्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम हमारे अंदर के ईगो को साइड में रखते हुए दूसरे के अंदर के सामने, दूसरे के पर्सन के परमात्मा शक्ति या शिव तत्व के सामने हम झुकते हैं। तो उसको हम हमारा ईगो साइड में रख के सम्मानित कर रहे हैं। इस अर्थ से वो नमः शब्द से बना है शब्द नमस्ते। तो नमस्ते शब्द का जो साइंटिफिक रीजन है, हम लोग जब भी फिंगर्स को जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे फिंगर्स के ऊपर कई सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम नमस्ते बोलने के लिए हाथ जोड़ते हैं, तो हर एक फिंगर के ऊपर का प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होता है, और वो प्रेशर पॉइंट जो है हमारे विभिन्न अंगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है अल्टीमेटली। तो हम जब भी उतनी बार हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं, राम राम या प्रणाम बोलते हैं, ये हिंदू कल्चर में हमेशा हमने सुनते आए हैं। तो हमें एक प्रकार की वो एक्टिवेशन ट्रिगर, वो प्रेशर पॉइंट ट्रिगर होने के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
उस ऊर्जा के, उस प्रेशर पॉइंट के फ्लो से उस पर्टिकुलर पार्ट को अलग अलग, जैसे नाक, कान, हाथ, पाचन तंत्र से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड काफी सारे प्रेशर पॉइंट, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रेशर पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस माध्यम से हमारे स्वास्थ्य के लिए वो जागरण का काम होता है शरीर के अंदर। बाह्य रूप से अगर वो दिखने में एक साधारण सा नमस्ते है, पर कहीं ना कहीं उसकी जड़ें जुड़ी हुई है हमारे स्वास्थ्य के साथ। हर एक तो इसलिए पॉइंट, मतलब हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग अंगों के ऊपर वो दबाव बन रहा है और उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्वास्थ्य बरकरार रखने में मदद हो रही है। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। जो थर्ड पॉइंट है, जो कि बहुत हम सुनते थे और अभी भी काफ़ी जगह फॉलो किया जाता है, कि जो मंथली पीरियड्स होते हैं उसमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि पूजा नहीं करना चाहिए, या फिर जनरली पहले ऐसा बोला जाता था कि अलग रखे जाते थे, अब तो उतना नहीं होता है, बट इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिलैक्स करने के लिए देते होंगे कि एनर्जी लेवल कम है, और क्या मतलब क्या रीज़न है इस? ओके, एग्जैक्टली। आमतौर पे या आज की एक मॉडर्न नारी ना इस थॉट को ही बहुत गलत वे में ले रही है, विच इज वेरी सैड, कि पूजा पाठ अब के ज़माने जैसा उस टाइम पे प्राचीन काल में उतना आसान नहीं था किसी भी घर की स्त्री के लिए। अब हमारे पास जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, जैसे फूड प्रोसेसर हो गया, मिक्सर हो गया, घर के कामों के लिए वॉशिंग मशीन हो गया, रोबोट्स हो गए अब क्लीनिंग के लिए, उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। तो घर की एक स्त्री सभी चीज़ों में उसकी खुद की एफर्ट्स लगते थे, उसको वो हाथों से एक्चुअली करना पड़ता था। और अगर हम मेंसेस या पीरियड्स की बात करें तो उस टाइम पे शरीर थका हुआ होता है, बिकॉज बीज निर्माण के लिए जो रज धातु होता है वो रक्तस्राव के रूप में मासिक धर्म में शरीर से बाहर फेंका जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उस टाइम पे एक शारीरिक कमजोरी आना, आमतौर पे लो बैक पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन, बॉडी एक, हेड एक, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है पीरियड्स के दौरान एक स्त्री जिसे फील करती। उसी के साथ साथ ये शारीरिक सिम्टम तो है ही, मानसिक स्तर पे भी वो थोड़ी सी संवेदनशील हो जाती है, सेंसिटिव फेज होता है वो 3-4 डेज का एक स्त्री के लिए। तो ऐसे टाइम पे अगर काम का भी बर्डन उसके लिए, और तब न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं थी, तब जॉइंट फैमिली में एक एक घर में 10-12 लोग रहते थे, तो उन सब के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना, हालांकि स्त्रियां भी अकेली नहीं थी, बट आने वाला जो काम का बर्डन था कंपैरेटिव बहुत ज्यादा था, बिकॉज हेल्पिंग मॉडर्न इक्विपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ हाथ से, जैसे मिक्सी नहीं थी तो हाथ से पीसना सब कुछ, वो सब मसाले और रेडी करना, तो हेक्टिक होता था। तो इस चीज का उल्लेख जो है पुराणों में या कुछ शास्त्रों में सम्मान की विश्रांति भी किया गया है। कितना सुंदर वर्ड है, देखिए, सम्मान भरी विश्रांति स्त्रियों को दी गई है इन 4 दिनों में। इसलिए उनको अलग कमरे में रखा जाता था कि जहाँ पे लिटरली उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं, किसी काम का बर्डन नहीं, किसी के आव भगत का कोई प्रेशर नहीं, किसी के चलते क्या पकवान बनाना है, ये सब कुछ एक मेंटल और शारीरिक रेस्ट देने का पर्पस था। दूसरी बात, धार्मिक कार्य भी अपने जैसी पूजा पाठ उस जमाने में नहीं होती थी। अगर डेली की भी पूजा विधि होती थी तो भगवान को कुमकुम अर्चन या फिर दूध से नहलाने से लेके पूजा विधि स्टार्ट होती थी, जिसके लिए काफी सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती थी। आज जो हम पूजा कर रहे हैं उतनी आसान उस टाइम पे थी नहीं, तो वो भी एक बड़ा काम होता था धार्मिक विधियों में करने का। दूसरी चीज ये है कि बाहर भी कभी कभी निकलने नहीं दिया जाता था रजो स्थला स्त्री से। तो इसका कारण ये था कि पुराने जमाने में ना बैठक घर होते थे, और बैठक घर जहाँ पे होते हैं जमीन के किनारे, जमीन के लगत बोल सकते हैं, पास में। तो ऐसे टाइम पे जंगली जानवर, हिंस्र शौपदों का अक्सर घर के इर्द गिर्द आना जाना लगा रहता था। और जो मासिक धर्म में जो रक्तस्राव होता है, हिंस्र शौपदों को ब्लड की या खून की गंध बहुत सेंसिटिवली, शार्पली दे कैन स्मेल दैट सेंस। कौन स्मेल कर सकते हैं शार्पली? जानवर, जंगली जानवर। वर्ड यूज करें ना, वो वर्ड क्या है? हिंस्र शौपद बोलते हैं, जो खूंखार जानवर होते हैं, जो लोग इंसान का भी शिकार करते हैं, तो वो लोग ये रक्त की गंध की तरफ ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनका स्मेलिंग सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में अगर रजोस्थला स्त्री
जिसकी मासिक धर्म चल रही है, ये स्त्री अगर बाहर चली जाए और उसके ऊपर हमला हो गया तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। इसलिए ये लॉजिक से भी उनको घर में एक कमरे में बंद रखा कि ये 4 दिन आप बाहर नहीं निकलोगे, सो दैट उनकी एक सेफ्टी का पर्पस भी था। उनको आराम देना ये पर्पस घर में था, बट घर के बाहर निकलोगे तो डर था कि कहीं ऐसे जानवरों से हमला ना हो जाए। इस सब वजह से उनको घर में एक कमरे में बंद भी रखा जाता था। तो ये सब स्त्री के कल्याण के या स्त्री के हित में जुड़ी हुई बातें हैं। आगे चल के अलग अलग उसका लॉजिकल रीजनिंग मांगा गया, उसको अलग अलग स्त्री को बॉदर करने के लिए, बट बेसिक जो वैज्ञानिक रीजन था वो यही था, विश्राम देना और उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हुए ये प्रथा आगे बढ़ी थी। और मुझे बेसिकली लगता है कि जब भी ये रूल्स बने होंगे तब और आज में बहुत सोसाइटी चेंज हो चुका है। मतलब उस टाइम ये इमेजिन भी करना कि आज के लेवल पे जो है मॉडर्नाइजेशन मुश्किल होता, तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यस, अभी तो हम लोग कोई फॉलो भी नहीं करते इतनी सारी, और प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है फॉलो करना। एग्जैक्टली, पर उस टाइम का जो रीति रिवाज, जो बंधन लग रहा है वो गलत भी नहीं था, उसके उस समय के हिसाब से गलत नहीं था। एग्जैक्टली। और जनरली हम ये बात करते हैं, कभी भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमेशा बोला जाता है दही चीनी खा के जाओ। तो उसके पीछे क्या हो सकता है? दही चीनी। देखिए, दही जो है अपने आप में बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। दही के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, पाचन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। प्लस दही को आयुर्वेद में बुद्धिवर्धक कहा गया है। परीक्षा यानी कोई भी कठिन कार्य के लिए जब हम प्रिपेयर होते हैं, जाते हैं, तो अपने आप में एक हमारा बैटल चलता रहता है निगेटिव थॉट्स का, कि ऐसा हुआ तो क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या। करेक्ट। हम लोग कश्मकश में फंस के ना, जो हम तैयारी करते हैं वो भी कई बार हो जाता है कि हमको उसका यूटिलाइज नहीं मिलता है सफलता पाने के लिए। दही चीनी खाने के पीछे की मान्यता हमारे पूर्वजों ने जो जोड़ी हुई है, तो उन्होंने बोला है कि अगर किसी कार्य में जाते वक्त आप दही शक्कर या दही चीनी खा के निकलोगे, यकीनन वहां पे आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट लॉजिक हो गया। जबकि दो जो चीजें यूज की है, दही और शक्कर, तो दही है गुणकारी, पोषक तत्व ज्यादा है, उसमें कैल्शियम और बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है दही में, और प्रोटीन पाया जाता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। साथ ही साथ में वो बुद्धिवर्धक है, मतलब आपने प्रिपरेशन किया है, समय पे आपको याद आने में इनडायरेक्टली दही आपको मदद करेगा। मिलाई जाने वाली दूसरी चीज है चीनी। तो चीनी में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। दही की तासीर गर्म है, बट उसका इफेक्ट जो है मस्तिष्क पे, मन पे होने वाला, वो ठंडा है, ठंडक है उसमें। तो वो तनाव से आपको मुक्ति देता है और आपको भरपूर एनर्जी ग्लूकोज से मिल रही है। तो आप सोच के देखिए कि जो इंसान का मस्तिष्क शांत है और जिसने पूरी तरीके से ऊर्जा से भरपूर है, तो वो कितना दूर है सफलता से। उसको तो सफलता मिलनी ही है। अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी जो हम बोलेंगे। एग्जैक्टली। या और जैसे कि हम बोलते थे, और अभी भी, मतलब मैं तो अपने पेरेंट्स से बहुत सुनती हूँ, मम्मी से, कि जमीन पर बैठ के खाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या रीजन है? अब तो डाइनिंग टेबल का जमाना है, या फिर लोग ऐसे ही खाते हैं डाइनिंग टेबल पे या सोफा पे बैठकर, जो भी है। बट आज मतलब क्या रीजन हो सकता है कि अभी भी गांव सब में जब भी भोजन होता है तो अभी भी जमीन पर बैठ के ही खाया जाता है? तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जमीन पे बैठना, जो यस साइंटिफिक रीजन, जमीन पे बैठ के खाने की जो स्थिति है, जो पालथी लगा के बैठने की स्थिति है, देखिए, तो पालथी लगा के बैठना अपने आप में एक आसन है, जो है सुखासन। हमारे योग में उसे सुखासन कहा जाता है। करेक्ट। तो सुखासन, यस, सुखासन के बेनिफिट ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड जिसे कहा जाता है, वो सीधा रखना पड़ता है सुखासन में बैठने के लिए। कमर की हड्डियां या हिप्स की हड्डियां स्ट्रॉन्ग करने में सुखासन बहुत हेल्प करता है। प्लस सुखासन में हल्का सा प्रेशर बनता है आपके लोअर एब्डोमिनल मसल में,
यूरिनरी पाइप या एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, साइंटिफिक वर्ड में अगर बोलूँ तो इट्स एनहांस योर एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन। और दूसरी चीज ये है, जब भी हम सुखासन में बैठ के खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को अलर्ट मिलता है। तो पाचन तंत्र खाना मिलने से पहले एक्टिवेशन मोड में आता है, रक्त संचार एक्टिवेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन एक योग्य डायरेक्शन में एक्टिवेट होता है, और ये सभी हेल्प करता है आपके डाइजेस्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सब का बैठने का, और उस टाइम पे ये था ना कि मंत्र भी बोले जाते थे, एक अनाज को प्राथमिकता देते हुए, उनका सम्मान करते हुए मंत्र बोले जाते थे, फिर वो खाना ग्रहण किया जाता था। तो एक तरीके से प्रकृति के तरफ एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए खाना, जब भी हम किसी चीज को ग्रैटिट्यूड देते हैं, ये अगेन ये योग से ही जुड़ी हुई है ये सब साइंटिफिक चीजें, तो उसके बेनिफिट हमें डेफिनेटली ज्यादा मिलते हैं अगर हम किसी चीज को ऐसे ही ग्रहण करें और ग्रैटिट्यूड के साथ उसको अपनाएं। तो ये रीजन था कि आज भी सजेस्ट किया जाता है, मंदिरों में आज भी जो भोज दिया जाता है वो बैठक स्थिति में ही दिया जाता है, सुखासन की स्थिति में ही दिया जाता है। करेक्ट, अभी भी एग्जैक्टली जो भी मंदिर या जहाँ पे भी होता है वहां पे बैठ कर ही दिया जाता है, राइट।